कितने चैप्टर्स हैं आपके? 10 चैप्टर्स हैं। कितने? 10 चैप्टर्स। हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ वेटेज है, और कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंपलसरी है, कुछ ऑप्शन में आते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंपलसरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। उसमें दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। एक होता है एनपीओ, उसको शॉर्ट में बोलते हैं। एनपीओ किसको बोलते हैं? इसको, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये आपका 12 मार्क का आता है। एक क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जो 12 मार्क का आएगा। पेपर पैटर्न अभी मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी एनपीओ आएगा, 12 मार्क। ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर में से 4 मार्क का पूछता है, तो टोटल वो 16 मार्क का वेटेज रखता है। कितना? 16 मार्क का वेटेज है किसका? एनपीओ का। अच्छा, एक और चैप्टर है फाइनल अकाउंट। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7, 12 मार्क का। कोई ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं, 12 मार्क का करना ही पड़ेगा आपको। और 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये भी 16 मार्क, ये भी 16 मार्क, 32 मार्क हाथ में। अच्छा, आपको पता है कि आपका पेपर जो बोर्ड में होता है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क का? 80 मार्क्स का। 20 मार्क आपको इंटरनल के मिलते हैं। कॉलेज के हाथ में 20 मार्क होता है, जो असाइनमेंट ये सब सबमिट करोगे और अटेंडेंस ये सब देख के उन लोग 20 मार्क देते हैं। और अच्छे बच्चे हैं आप तो 20 में से 20 पूरे मिलते हैं। गिरे से गिरा भी बच्चा है ना, तो 15 तो कॉलेज वाले देते ही, 15 तो मिल जाएंगे। 35 पासिंग है। 20 मार्क आपने कवर कर लिया वहाँ से, 15 मार्क आपको स्कोर करना है। 80 में से 15 मार्क आप स्कोर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। तो रिटर्न एग्जाम आपके 80 मार्क्स के होंगे। कितने? मगर विथ ऑप्शन आपका जो पेपर आता है वो 116 का होता है। तो ऑप्शंस भी है ना। ऑप्शन को अगर मैं इंक्लूड करूं तो पूरे पेपर का वेटेज जो होता है वो 116 होता है। क्या होता है? 116। 80 मार्क्स का आपको लिखना होता है। चलो, फाइनल अकाउंट, ये फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट है। 12 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, कोई ऑप्शन नहीं, कंपलसरी, लास्ट में होते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का होता है टोटल। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉलम ऑब्जेक्टिव है। टोटल ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का आता है। 80 में, टोटल 80 मार्क्स में से 20 मार्क तो ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं। भाई पास होना कोई बड़ी बात नहीं है अकाउंट्स में, स्कोर करना बड़ी बात, 90 प्लस मार्क्स लेकर आना बड़ी बात। समझे? जो 90 प्लस वाला बच्चा होता है उसने मेहनत किया होगा, दैट मीन्स ये वाले सम्स भी उसने अच्छे से किए होंगे। चलो, फाइनल अकाउंट 12 मार्क का, एनपीओ 12 मार्क का, कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये चार चैप्टर्स की जोड़ी होती है। ठीक है, पहला है एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आपको, अब ऑप्शंस चालू हो गए। अभी जो रिसेंटली पेपर जो आया था उसमें कौन सा चैप्टर किसके ऑप्शन में आया था? एडमिशन के सामने आया था रिटायरमेंट। या तो एडमिशन करो या तो रिटायरमेंट करो, एडमिशन या तो रिटायरमेंट। 10 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, समझा क्या? इसके सामने ये ऑप्शन में था, चाहे ये करो चाहे ये करो, 10 मार्क आपको मिल जाएंगे। फिर डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपस में ऑप्शन में थे, या डिसोल्यूशन करो या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो। 10 मार्क का ये भी क्वेश्चन है। कितने मार्क का? 10 मार्क का। तो ये 10 मार्क, ये 10 मार्क, ये विदाउट ऑप्शन का है। देखो, विदाउट ऑप्शन उसकी बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअली देखा है तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का वेटेज रखता है। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये आपको करना है या तो ये करना है। जो रिसेंटली पेपर आया उसकी बात कर रहा हूँ। तो एडमिशन के सामने ऑप्शन में था रिटायरमेंट, सेम वैसे डिसोल्यूशन के सामने था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हर एक चैप्टर में से देखो ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क के बन रहे हैं। पढ़ना तो सब है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव्स में भी घुमाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर्स कवर करना है। समझेंगे तभी तो आप ऑब्जेक्टिव कवर कर पाएंगे, वरना ऑब्जेक्टिव में हिल जाएंगे आप। चलो, इधर आते हैं। अब यहाँ पे ये 4 चैप्टर्स की जोड़ी होगी। अब ऑप्शंस इसमें भी है। अभी जो रिसेंटली पेपर है उसमें
डेथ था, डेथ के सामने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग था, ठीक है। डेथ के सामने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, चाहे ये करो चाहे ये करो। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स के सामने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। देखो इसके सामने ये पूछा था, कितने मार्क का है यहाँ पे, 8 मार्क्स का है, 8 मार्क का एक क्वेश्चन करना है। हर एक चैप्टर 8 मार्क का वेटेज रखता है, ठीक है। चाहे ये करो चाहे ये करो, 8 मार्क। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स के सामने, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएफएस, क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रेशो वगैरह होते हैं ना, रेशो वाले क्वेश्चंस, ये इसमें मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके सामने ये था, चाहे ये करो चाहे ये करो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये ऑप्शन में आते हैं आपस में। तो हम किस पे टारगेट करेंगे, पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स, पहले ये करेंगे, फिर ये, ठीक है। फिर एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन कवर करेंगे, फिर इशू ऑफ शेयर्स है यहाँ पे, ये कवर करेंगे, और डेथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको आप ऑप्शन में रखोगे तो चलेगा, इसको भी ऑप्शन में रखोगे तो चलेगा, इसको भी ऑप्शन में रखोगे तो चलेगा। अब पूरा चैप्टर, ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव्स करना है उसके, सम नहीं करेंगे तो चलेगा। अब पूरा चैप्टर 80 मार्क का, मतलब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। किसी को कॉपी करना है ये, तो फटाफट कॉपी करेंगे। यहाँ पर विथ ऑप्शन आपके मार्क्स दिए हुए, भाई वही चैप्टर विथ ऑप्शन कितने याद है, भाई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, देखो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम है, दैट मीन्स ऑप्शन कुछ है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन थोड़ी होते हैं। चलो फटाफट कॉपी करें, आगे बढ़े। इधर ध्यान दो, ये फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट है। आपने 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न है ना, सोल ट्रेडिंग मतलब क्या, ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही मालिक होता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसका फाइनल अकाउंट आपने 11th में सीखा है, उसका फाइनल अकाउंट आपने 11th में सीखा है। 12th में थोड़ा स्टेप बढ़ेगा कि नहीं, 12th में आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखेंगे। पार्टनर्स लोगों का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, ऐसा बिजनेस जिसमें पार्टनर्स होते हैं, जिसको आपने सीखा ना पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टनरशिप फॉर्म देखा था। तो भाई पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, हम 12th में सीख रहे हैं करेंटली, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर कंपनी फाइनल अकाउंट हम कब सीखेंगे, जब आप बीकॉम करोगे लास्ट ईयर में आता है, या बीएमएस बैफ करोगे तो लास्ट ईयर में आपको मिलेगा कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनीज का, कंपनीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, इसके फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं वो आप सीखेंगे धीरे धीरे। सेकंड है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये क्या है, भाई ट्रस्ट होती ना, ट्रस्ट जिसका एम पैसा कमाना नहीं होता, क्या होता है फिर, सर्विस देना होता है, तो उसका भी फाइनल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट बनती है, फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट ये सब, तो वो उसकी अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। फिर थर्ड टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, देखो दो पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर एंट्री लेना चाह रहा है उस बिजनेस में कि भाई उसको भी पार्टनर बनाओ, तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी दो है, तीसरा आ रहा है, तो वो तीसरा जो अब आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो उसको कुछ पैसे वैसे लाने होंगे, वो सारी चीज़ें हम, उसकी अकाउंटिंग ये सब हम कहाँ करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। फिर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर है, मैं 2 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, भाई 2 में से एक गया ना, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3, 3 में से एक चला जा रहा है, भाई उसको अब नहीं करना है बिजनेस, तो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, तो भाई वो जाएगा तो उसको पैसे वैसे देने पड़ेंगे कि नहीं, तो उसकी अकाउंटिंग सब हम कहाँ करने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। इतना समझा गया। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, अच्छा यहाँ पे इतना समझा, फिर इधर आओ, ये डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या, भाई कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, मतलब उसके परिवार में कोई होंगे, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा हमको, मतलब फर्म पेमेंट करेगी उसको, ठीक है। तो उसको उसका जो भी हिस्सा बनता है जब वो मरा,
तो कैलकुलेशन करना होता है कि भाई हमारे बिजनेस में ये 3 महीना था, ये 4 महीना था इस अकाउंटिंग ईयर में, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसको देना पड़ेगा, गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें वो देनी पड़ती है। मतलब फॉर्म देगा किसको? लीगल एयर्स को। लीगल वो तो मर गया ना, उसको थोड़ी देंगे, उसके परिवार वालों को देंगे। तो ये इसकी अकाउंटिंग हम डेथ ऑफ पार्टनर में सीखने वाले हैं। चलो फिफ्थ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पूरा बिजनेस ही बंद कर रहे, पूरा फर्म बंद कर रहे भाई, पार्टनरशिप बिजनेस को ही बंद करना है, हो गया बस अब बंद। तो उसकी अकाउंटिंग हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? मैं आपको बताऊं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th में भी तो कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने उधार में माल बेचा, क्रेडिट सेल्स। मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है, तो मिस्टर बी क्या बोलता है, मैं आपको एक पेपर में लिख के, एक बिल होता है बिल, उसमें पेपर में लिख के ऐसा लिखता है कि भाई मैंने मिस्टर ए से माल खरीदा है 100 अमाउंट का, 2 महीने के बाद मैं इसको इतना पेमेंट करूंगा। तो ये बिल पर क्या करेगा, साइन, लिख साइन करके इसको दे देगा। तो ये बिल एक्चुअल में बनाता ये है, इसको देता है साइन करने के लिए, ये होता है ड्रॉवर हमेशा, ये होता है ड्रॉवी। वो बिल बनाएगा कौन? जिसने माल बेचा है, ठीक है। साइन कौन करेगा? जिसने माल खरीदा है, मिस्टर बी, उसको बोलेंगे ड्रॉवी। ये ड्रॉवी है। हाँ, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग होती है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो ये कहाँ गया हमारा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है ये टॉपिक? 10 मार्क का आता है, और 2 मार्क ऑब्जेक्टिव, टोटल 12 मार्क वेटेज रखता है ये मैंने बता दिया, डेट भी बता दिया। फिर इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है? जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक में शेयर्स इशू करती है और पैसे उठाती, फिर वो पैसे से बिजनेस करती। करने के बाद पूरे साल भर बिजनेस करेंगे, करने के बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या करेंगे, बांटेंगे नहीं, जिसके पास शेयर्स हैं, जिनको वो पैसे मिलेंगे प्रॉफिट का हिस्सा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अच्छा, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग हम इस टॉपिक्स में करने वाले हैं। शेयर्स को इशू करना, उसका प्रोसेस पहले समझेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे कंपनी को, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिटेल में हम करेंगे, अभी करूँगा तो आपको समझा नहीं। चलो आते हैं, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये होता है। हमने जो थियोरी में सीखा कि भाई फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, भाई जर्नल से लेजर बनता है, जर्नल से फाइनल अकाउंट कैसे बनता है भाई, पहले ट्रांजेक्शन होगा, बराबर। ट्रांजेक्शन होने के बाद उसकी जर्नल एंट्री पास होगी, जर्नल से फिर लेजर बनेगा, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फिर बैलेंस शीट बनती है, फाइनल अकाउंट, वो सब फाइनल अकाउंट में आता है। फाइनल अकाउंट में आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपने 11th में फॉलो किया है। आपने पहले जर्नल, पहले ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में आता था, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास करते थे, जर्नल से फिर लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट। ये पूरा प्रोसेस आपने देखा है 11th में। ये मैनुअल था। भाई कंप्यूटर में कैसे होता है, भाई कंप्यूटर में कुछ करने का नहीं, एक टैली सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, उसमें क्या करना होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री डालनी होती है। जर्नल एंट्री आपने उसमें डाल दिया, आपका काम सिर्फ जर्नल एंट्री डालना है, वो ऑटोमेटिकली लेजर बना देगा, ट्रायल बैलेंस बना देगा और बैलेंस शीट बना के दे देगा। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मतलब आपने जो थियोरी में पढ़ा है वो सेम चीज़ कंप्यूटर में कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उस टॉपिक में देखने वाले। पूरा थियोरी है, मगर मैं आपको प्रैक्टिकली ये स्मार्ट बोर्ड के थ्रू समझा सकता हूँ, वरना ये टॉपिक सबसे पका हुआ है। क्यों? क्योंकि टैली किसी को आता ही नहीं है, और मैं समझाऊँ भी सामने अगर वाइट बोर्ड है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा है ना, ये अपना स्मार्ट बोर्ड
एंड्रॉयड प्लस पीसी भी है, तो पीसी में सॉफ्टवेयर डाल के मैं आपको समझा सकता हूँ कि सेम जो हमने थियोरी में पढ़ा है 11th में जनरल एंट्रीज, उसकी एक्चुअल में अकाउंटिंग कंप्यूटर में कैसे होती है, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम समझा सकते हैं उसको भी। तो वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको ओवरव्यू थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट, जिसका वेटेज देखो कितना है, जिसका वेटेज है 12 मार्क और 4 मार्क ऑब्जेक्टिव, टोटल 16 मार्क। ठीक है। अच्छा, पेपर पैटर्न देखना है आपको, तो वो भी देख लो भाई, क्यों छोड़ रहे हैं। देखो पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ऑप्शंस आएंगे, एडमिशन के सामने रिटायरमेंट। ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोला है मालूम है, 4 चैप्टर्स की जोड़ी होती है। अगर 2 चैप्टर यहाँ पे पूछा है ना, तो 2 नए चैप्टर्स जो 4 में से थे ना, वो यहाँ पूछे जाएंगे, वो आपस में ऑप्शन में आएंगे। फिर 4 चैप्टर्स की जोड़ी थी पता है, उसमें से 2 चैप्टर्स यहाँ आएंगे, जो बच गए वो यहाँ आएंगे। तो लास्ट पेपर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर्स किसके ऑप्शन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई कंपलसरी एनपीओ है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट है, कोई ऑप्शन नहीं है। कॉपी करना है आपको, वैसे तो मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो डायरेक्ट आते हैं हम फाइनल अकाउंट पर, इंपॉर्टेंट नोट्स। स्टार्ट करें। थोड़ा हम थियरी पढ़ लेते हैं, क्यों मालूम है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। डायरेक्ट मैं सम करवा दूं तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा पको, पकना है ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ भी बन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उसके लिए कुछ कानून है। भाई कानून मतलब एक्ट, तो कौन सा कानून इस पर एप्लीकेबल है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कानून पार्टनरशिप बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है। चलो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। सेकंड, इफ पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स, भाई समझो इन लोगों ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 1 लाख रुपए को हम डिवाइड कैसे करेंगे उन पार्टनर के बीच में? तो उन लोगों का कुछ रेशो होगा, 2:1, टू मतलब 2 पार्टनर्स है तो समझो 2:1 है, या 1:1। 1:1 मतलब रेशो, रेशो को पहले इंटरप्रेट करना सीखो पहले। अगर आपको बोला 1:1, 2 पार्टनर्स है ए और बी, इसका मतलब क्या होता है? 1:1, इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर देने का। 1+1 क्या होता है? 2। जो भी होगा ना उसको, उसके दो दो पीसेज हो जाएंगे। जैसे एक पिज्जा है, पिज्जा के 2 पीस कर देंगे एकदम इक्वल, एक पीस ए ले लेगा, एक पीस बी ले लेगा। समझा? रेशो जब भी आएगा उन दोनों को प्लस कर देना। अगर समझो फॉर एग्जांपल ऐसा बोला है कि 3:2, 3 और 2 को प्लस करो 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी है पिज्जा उसके 5 टुकड़े करेंगे, इक्वल 5 टुकड़े करने वाले, जिसमें से 3 टुकड़े ए ले लेगा और 2 बी ले लेगा। दैट मीन्स हम उसके 5 पीसेस करने वाले, इक्वल पीसेस। 3 पीस कौन ले लेगा? ए, और 2 पीस कौन ले लेगा? बी। ये समझा क्या? ये रेशो को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि भाई 3:2:1, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। इसका मतलब क्या? इन तीनों को प्लस करो पहले, एक, ये 3 हो जाएगा, टोटल 6 होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके 6 पीसेस करने पड़ेंगे। 3 पीस कौन लेके जाएगा? ए। 2 पीस कौन लेके जाएगा? बी। और 1 पीस कौन लेके जाएगा? सी। ये रेशो ना एडमिशन ऑफ पार्टनर में ना बहुत डिटेल में सीखेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब में अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये क्या बोला है? इफ पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ना, उसमें पीएसआर दिया ही नहीं,
क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई ये प्रॉफिट कैसे इन लोग बांटेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट बटेगा कैसे, क्वेश्चन साइलेंट है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लेके जाएंगे, इक्वल रेशो। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसको इक्वली दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, 50,000 50,000। तो ये इंपॉर्टेंट नोट थी। क्या बोल रहा है, इफ पी एस आर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन टेक इक्वल रेशो, इक्वल रेशो आपको लेना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट का सम आया तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो थर्ड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स एक दूसरे को धोखा ना दें तो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। लिखी हुई चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप कोर्ट में प्रूफ भी कर सकते हो एज ए एविडेंस कि भाई हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में हमने एग्रीमेंट किया था कि भाई हमारा प्रॉफिट ऐसे बटेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट होता है ना पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो 3 पॉइंट्स हमने सीखा। पहले तो एक्ट सीखा, एक्ट कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड पॉइंट, भाई क्वेश्चन साइलेंट है रेशो के बारे में तो इक्वल रेशो ले लो। थर्ड पॉइंट, भाई जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। फोर्थ, लाइबिलिटी क्या होती है, ज्वाइंट एंड सेवरली और अनलिमिटेड होती। ज्वाइंट एंड सेवरली मतलब क्या, इसको हम इस वर्ड्स को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स, दो। इसके पास जो एसेट है वो 1 लाख का है, इसके पास जो एसेट है इसके पास 5 लाख है। केस 1, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, दोनों कितने पार्टनर्स हैं, इक्वल। पूरे फॉर्म पर लाइबिलिटी आ गई, समझो 50,000 का लाइबिलिटी आया, फॉर्म को चुकाना है 50,000। कितना चुकाना है, तो 25,000 ऑब्वियस ये देगा और 25,000 ये देगा, तब जाके 50,000 चुक जाएंगे कि नहीं। तो ये जॉइंट लाइबिलिटी है, दोनों को पे करना ही पड़ेगा। समझो फर्म पर कर्जा आया 5 लाख रुपए का, कितना, 5 लाख, कितने। अब इसके पास तो एसेट कितना है, ए के पास 1 लाख का ही है, कितना, 1 लाख का एसेट है ना, चुकाना कितना है, 5 लाख रुपए। तो ये ए ना, ए 1 लाख चुकाएगा, फिर इसके बाद बोलेगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास है ही नहीं। मगर सामने वाले को तो 5 लाख देना है, 1 लाख की तो रिकवरी हो गई, बाकी के 4 लाख की रिकवरी कहां से होगी, इससे, मिस्टर बी से। 4 लाख ये पे करेगा, समझे, समझा क्या। अगर समझो इसके पास एसेट है ही नहीं तो पूरा का पूरा इससे वसूला जाएगा। और इन लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड मतलब इनके घर भी जाएंगे। अगर फर्म के पास पैसे नहीं है ना चुकाने के लिए तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी अटैच होंगे, मतलब वहां से वसूली होगी। नहीं समझा, जैसे बिजनेस है अपना, पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस के भी तो एसेट्स होंगे। जैसे कर्जा पहले चुकाना है तो पहले फर्म फर्म के पास जितने एसेट्स हैं उसको बेच के पैसे सामने वाले को चुकाएंगे, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स बिकेंगे, मतलब उसके घर भी जाएंगे, समझे क्या। अगर वो कंगाल हो जाता है, कोई एक पार्टनर कंगाल हो गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके पास है ही नहीं ना, अब क्या करें, सब तो वसूल लिया आपने, अभी सिर्फ उसके बदन पे कपड़ा है, बाकी सब आपने ले लिया। फिर कोई ऐसा पार्टनर जिसके पास बहुत पैसा है उससे वसूलेंगे। मिस्टर बी ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मेरे को तो ये एग्जाम्पल में 5 लाख चुकाने थे, 2.5 लाख रुपए किससे वसूलना था, ए से, मगर उससे हमने 1 लाख ही वसूल पाया, 1.5 लाख वसूल नहीं पाए ना, और 1.5 लाख वसूलना था, तो ये 1.5 लाख की भरपाई मिस्टर बी भरेगा।
उसको भरना था 2.5 लाख रुपए, मगर 4 लाख रुपए भर रहा है वो, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर रहा है। किसका? मिस्टर ए का। समझे क्या? तो इसलिए बोलते हैं भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप बिजनेस की। इनके घर तक भी जाते हैं, घर भी बेच के वसूलिया जाता है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है कि नहीं? तो कुछ स्टेट में कंपलसरी है, कुछ में नहीं है। तो कौन से स्टेट में कंपलसरी है? तो यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। अगर महाराष्ट्र में आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हो तो कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन से एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस महाराष्ट्र में कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। अदर स्टेट में ऑप्शनल है, ऑप्शन रखा है, करवाओ तो ठीक, नहीं करवाओ तो भी चलेगा। ये समझा गया? ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट ओपन करना होता है, एक अकाउंट ओपन करना होता है, ऐसा समझो। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर सम्स है। डोंट वरी, टेंशन मत लो। अच्छा, इधर ध्यान दो। तो दो दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट के। एक है फिक्स कैपिटल और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। भाई फ्लक्चुएटिंग में आपको एक ही अकाउंट ओपन करना है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट ओपन करना है, कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड अगर आपको क्वेश्चन में आया तो आपको दो अकाउंट्स ओपन करना है, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। एक है कैपिटल, दूसरा करंट। तो फिक्स में दो होता है, फ्लक्चुएटिंग में एक होता है, ये ध्यान में रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पॉइंट, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? जब पार्टनर बिजनेस से घर पे लेकर जाता है पैसे, जब पार्टनर बिजनेस से घर पर पैसे लेकर जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में देखो, यहां पे क्या बोला है? इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ। क्वेश्चन में आपको बोला है कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब दिया ही नहीं है, कहीं पे भी आपने पढ़ा, दिख रहा ही नहीं है कि ये पैसा कब लेकर गया घर पर। तो आपको ऐसा मानना है कि भाई 6 महीने के लिए लेकर गया है, 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। समझ में आया क्या? जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो और डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको 6 मंथ का ड्राइंग 6 मंथ लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको 6 मंथ लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये सब नोट्स आपको शेयर करता हूँ, डोंट वरी। एट्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या होता है? पार्टनर्स लोग कैपिटल तो देते ही है, जब जरूरत पड़ती है फर्म को पैसे की, और भाई पार्टनर्स क्या बोलते हैं, आप बैंक से क्यों लोन ले रहे हैं, एक काम करिए हमसे ही लोन ले लीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो फर्म हो, फर्म फर्म को पैसे की जरूरत पड़ी तो फर्म क्या करेगी? बैंक के पास जाएगी, लोन लेगी। तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं? भाई बैंक के पास मत जाओ, मुझसे ही लोन ले लो और बदले में इंटरेस्ट दो। बदले में इंटरेस्ट, हम यहाँ पे इंटरेस्ट, फर्म किसको इंटरेस्ट चुका रही है? पार्टनर्स, पार्टनर्स लोगों को। तो यहाँ पे देखो, इफ द पार्टनर्स if the partner provides additional amount as a loan to business but interest on loan is not given then 6% per annum is allowed। भाई फर्म ने कर्जा तो ले लिया, मगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए? तो आपको क्या ले लेना है? 6% ले लेना है। क्या ले लेना है? 6% पर एनम। एक साल का इंटरेस्ट 6%, कितना? 6%। चलो, नाइन्थ पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। आपने 11th में सीखा है भाई, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और एडजस्टमेंट दिया होता है। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? भाई पिछले साल का जो बचा हुआ माल होता है ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो
पिछले साल का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। नहीं समझा भाई, अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से। अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है, बराबर। जैसे अभी कौन सा ईयर चालू है, समझो 2023 में, दो अप्रैल 2023 में हमारा ईयर स्टार्ट हुआ और मार्च 2024 में खत्म हो गया। यहाँ पे जो स्टॉक बचा होगा ना, वो आप फेंक दोगे क्या? नहीं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप यूज करोगे। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब होगा? अप्रैल 2024 से मार्च 2025, ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक बचा होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। तो पिछले साल का क्लोजिंग करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा। क्वेश्चन मतलब ट्रायल बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है भाई, ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ही दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है भाई? ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, बराबर। मार्च 2025 में जो स्टॉक बचा रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्वेश्चन में कहां दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। सुनो, क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के कैसे आते हैं? क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा टी फॉर्म में होता है। देखो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बराबर। ऐसा ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा। और क्या दिया रहता है? एडजस्टमेंट दिए होते हैं, ठीक है। यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट बात, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर दिया होगा। ये एडजस्टमेंट है, इसमें क्लोजिंग दिया रहेगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। चलो, एक बिजनेस में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कितने? 50 से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये ऐसा कौन बोल रहा है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अभी आप सोचोगे सर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है ना, कंपनीज एक्ट कहां से आ गया? तो कंपनीज एक्ट उसके ऊपर है। वो बोलता है कि भाई मैक्सिमम 50 अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने अलाउड है? 50, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। चलो, मिनिमम कितने होना चाहिए? ये तो मैक्सिमम हमने देख लिया, ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा पार्टनर्स बना नहीं सकते। एक फर्म में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम कितने होना चाहिए? तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए। कितने? 2। चलो, इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया रहता है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको वेजेस दिखा, वेजेस क्या दिखा? सिर्फ वेजेस दिख रहा है, तो उसको हम कहां लेके जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां लेके जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज दिखा, पहले क्या है? वेजेस है ना, तो वेजेस को पकड़ो। आपने वेजेस को कहां डाला था? ट्रेडिंग में, तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग में। समझा गया? सैलरीज एंड वेजेस, तो पहला वर्ड है सैलरीज। तो सैलरीज को हम कहां पोस्ट करेंगे? पीएनएल में। कहां? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आ रहा है, मतलब माल खरीद के आपने लाया रहेगा, उसका गाड़ी का भाड़ा। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री मुंबई में, मगर मुंबई में फैक्ट्री में जो माल यूज होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मुझे गुजरात से लाना पड़ता है। गुजरात से उड़ के थोड़ी आएगा। तो गुजरात से आप ट्रक के थ्रू लेकर आओगे, तो गाड़ी का भाड़ा होगा कि नहीं? तो गाड़ी के भाड़े को क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। गुजरात से आपने माल खरीदा और लेकर आया मुंबई की फैक्ट्री में, तो ये क्या मिला? मतलब इसको बोलते हैं क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज मतलब गाड़ी का भाड़ा, इनवर्ड मतलब लाने का भाड़ा। समझे क्या? तो ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ जाता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट। मैं पूरा फॉर्मेट आपको इसके बाद समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्वेश्चन में दी रहती है, आंसर में हमको क्या क्या बनाना होता है। ये सिर्फ एक नोट है, समझ लो बस। आपने 11th में सीखा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन 11th में कैसे समझाया था,
कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है, आंसर में क्या क्या बनाना होता है, वैसा समझाया था। मगर 11 में आपने सबने पढ़ा है ऑलमोस्ट, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मगर इसके बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी। कैरेज इनवर्ड आपने समझ लिया। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज मतलब गाड़ी का भाड़ा, आउटवर्ड मतलब माल को लेके जाने का। भाई फैक्ट्री में माल बन गया, मुंबई में माल बन गया, अब मेरा कस्टमर कहाँ पर है मालूम है? तमिलनाडु में। माल बेचना है उसको, मुंबई की फैक्ट्री से जाएगा तमिलनाडु, क्या उड़ के जाएगा? क्या नहीं, गाड़ी से जाएगा, ट्रक से जाएगा। अब वो ट्रक वाला भाड़ा लेगा। तो भाई कैरेज आउटवर्ड, बेचने के लिए जो गाड़ी का भाड़ा आपने पे किया है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। वो कहाँ जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड। तो बच्चों को ना ये सब वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, तो सबको मैंने एक साथ लिख दिया। सिर्फ कैरेज दिखा, सिर्फ कैरेज, ना इनवर्ड है ना आउटवर्ड। इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फ्रेट, फ्रेट भी होता है गाड़ी का भाड़ा, इसको भी हम कहाँ लेके जाने वाले हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उसको मैंने क्या कर दिया अपने नोट्स में एक साथ एक जगह लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लिखेंगे आप। कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा सुन लोगे ना तो पक जाओगे। अभी थोड़ा लिखना चालू करो। कहाँ से लिखना चालू करेंगे? ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं फटाफट लिखेंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप लिखना चालू करें। दिख रहा है आपको? और जूम करूं? फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में क्या क्या दिया रहता है? व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में? आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट बैलेंस है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट बैलेंस है। आंसर्स में हमको क्या क्या बनाने होते हैं? अच्छा, ये फर्स्ट ट्रायल बैलेंस तो दिया रहता है, इसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आंसर में हमको क्या क्या बनाना होता है? आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट, मतलब कभी एक बनाना होता है कभी दोनों बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होगा और वर्किंग करना होगा। चार चीज करनी होती है फाइनल अकाउंट के आंसर में। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। आंसर में हमको क्या क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल करंट और बैलेंस शीट। वर्किंग डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन एकदम सिंपल है तो वर्किंग हम करते ही नहीं, टाइम बचाने के चक्कर में। कभी कभार इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, उसके कैलकुलेशन हमको दिखाने होते हैं, तो वर्किंग में हम दिखाएंगे। इन शॉर्ट हमको 5 चीज़ें करनी होती है। अगर वर्किंग को भी अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो हमको 5 चीज़ें करनी होंगी: ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल करंट और बैलेंस शीट, और फिफ्थ वर्किंग। ये चीज़ें करनी होती है। अच्छा, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, लेफ्ट साइड आपका डेबिट होता है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। तो डेबिट के बैलेंसेस कहीं ना कहीं तो आपको पोस्ट करने होंगे। तो जो डेबिट वाले हैं वो कहाँ जा सकते हैं? या वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या पीएनएल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट, या तो करंट के डेबिट में, या तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे। जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होता है उसके डेबिट वाले अमाउंट जाएंगे कहाँ आंसर में? तो कहाँ कहाँ जा सकता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके क्रेडिट वाले बैलेंसेस जाते कहाँ हैं? क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिया होगा यहाँ पर, वो कहाँ कहाँ जाएगा आंसर में? तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, या तो फिर पीएनएल के क्रेडिट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। ये हमने 11th में भी किया था, तो फटाफट इसको कॉपी करेंगे।